नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द क्रैकर एकेडमी पर। मेरा नाम गौतम सिंह है और आप आरंभ बैच में हैं। दोस्तों, आरंभ का मतलब होता है नई शुरुआत और हम लोग 11वीं का नया शुरुआत ही करने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री का बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ऐसा बनाऊंगा ताकि आप 11th 12th के अच्छे विषय का जानकारी तो आपको हासिल होगा ही, साथ ही दोस्तों आप जेईई मेंस, एडवांस और नीट जैसे एग्जाम का भी अच्छे से तैयारी कर पाइएगा और उसमें सफल हो पाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ और पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको सिर्फ रटाने वाला नहीं हूँ, आपको मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा। जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, जितना ज़रूरी होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरंभ बैच को, जहां पर हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जानते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों, और केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हो कि केमिस्ट्री 3 ब्रांच में बटा हुआ है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आपको 11th क्लास के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं, जहां पर पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, इस चैप्टर में केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बतलाने वाले हैं। जितने भी आप 9th में, 10th में, 8th में पढ़े हो, उन सब को लेते हुए 12वीं और 11वीं में केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपको बेसिक चीजें चाहिए, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा चैप्टर है आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, जो भी व्यक्ति विज्ञान को पढ़ना चाहता है, जो विज्ञान को जानना चाहता है, मैं तो कहता हूं सबसे पहले आप एटम के बारे में जानिए। ये पूरा संसार एटम से बना है, तो सबसे पहले जब आप एटम के बारे में जानिएगा तभी आप विज्ञान को समझ पाइएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में पूरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक बातें हैं, और मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तीसरा चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। दोस्तों, दरअसल आप जानते हो कि पदार्थ के 3 भाग होते हैं मेनली: ठोस, द्रव और गैस। और उसमें इस 11th क्लास में हम आपको मेनली द्रव की अवस्थाएं और गैस की अवस्थाएं पढ़ाने वाले हैं। ठोस की अवस्था जो है वो आपको 12th क्लास में पढ़ना होता है। और चौथा चैप्टर है उष्मागतिकी, 5वां चैप्टर है साम्यावस्था और छठा चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर टोटल 6 चैप्टर मिलने वाले हैं और 6 चैप्टर को बेहतर तरीके से बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपको दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। पहला है तत्व का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया और वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको तत्व के खोज का इतिहास भी बताऊंगा। काफी मजेदार चैप्टर है, इससे खूब क्वेश्चंस जेईई मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं। तत्व का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तिता, इसमें हम लोग सभी तत्व के बारे में जानेंगे, जनरल ट्रेंड्स को समझेंगे कि उनके गुणों में कैसे परिवर्तन आते हैं वर्ग में और आवर्त में। उसके बाद है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। दोस्तों, ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये मालूम होगा कि कोई भी पदार्थ का जो गुण है वो किस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, अणु से मिलकर के बने हैं, और परमाणु और अणुओं को बांध कोई जो रखता है, उस बल के बारे में, उस बॉन्ड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात को जान लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्व। दोस्तों, एस ब्लॉक के
आप जानते हो जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एस ब्लॉक के सभी तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को बताया जाएगा। और उसके बाद है पी ब्लॉक। दोस्तों पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में टोटल 6 वर्ग आते हैं। वर्ग 13 से स्टार्ट होता है, 18 पर खत्म होता है। इस 11th क्लास में आपको वर्ग 13 और वर्ग 14 के सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को पढ़ाऊंगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर आएंगे, कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीक, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि ये एक चैप्टर है, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हैं, जैसे आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, नामकरण, उसके बाद इसमें आइसोमेरिज्म आते हैं, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बताया जाएगा। तो ये काफी बड़ा चैप्टर होता है। हालांकि एक चैप्टर ये एनसीईआरटी एक चैप्टर में इंक्लूड कर दिया, लेकिन इसको मैं 3 चैप्टर में बांट सकता हूं। आगे देखेंगे दोस्तों। और दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जहां पर आप जानते हो हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे दोस्तों। तो ये तो रहा आपका ये सिलेबस कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों इस आरंभ बैच में हम लोग आरंभ करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों इस चैप्टर को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि आपको जब भी क्वेश्चंस नीट में या जेईई मेंस में आए तो बिल्कुल आप बनाइए। और बोर्ड में तो 11th के पोर्शंस तो आएंगे नहीं आपको, लेकिन जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री के लिए एक बेसिक का काम करेगा। तो आइए दोस्तों चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ जो स्थान छेकता है, जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। दोस्तों मैं भी जगह छेकता हूं, मेरे पास भी कुछ द्रव्यमान है, मैं भी पदार्थ हूं। आप भी जगह छेकते हो, आपके पास भी कुछ द्रव्यमान है, तो आप भी पदार्थ हैं। और इस प्रकार से इस संसार की जितनी भी चीजें हैं जो जगह छेकती हैं और जिनके पास कुछ द्रव्यमान होती हैं, वो सभी की सभी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। दोस्तों इस पूरे यूनिवर्स को अगर मैं बांटूं तो 2 ही भाग में बांट सकता हूं, एक होगा पदार्थ और दूसरा होगा ऊर्जा। पदार्थ जो स्थान छेकता है, जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, उसको कहते हैं पदार्थ। और ऊर्जा की बात करूं तो यह स्थान नहीं छेकता, इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे ध्वनि, ये स्थान नहीं छेकती है, इनके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम इस चैप्टर में जो अध्ययन करेंगे वो पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो दायरा है वो एनर्जी पर नहीं होगा। एनर्जी की बातें आप फिजिक्स के अंदर देखेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर पदार्थ पर चलते हैं। ये पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आइए शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो पदार्थ तो आप लोग सभी समझ गए होंगे कि जो स्थान छेकता है, जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। मैं भी पदार्थ हूँ, आप भी पदार्थ हो। और वो दूसरी बात है कि मैं कहीं आपसे ज़्यादा बड़ा पदार्थ हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा जगह भी छेक रहा हूँ और आपसे कहीं ज़्यादा द्रव्यमान भी होगा मेरा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा पदार्थ हूँ आपसे, थोड़ा नहीं लगभग 2 गुना तो जरूर होऊंगा। तो दोस्तों पदार्थ जो है, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। 2 तरीके से हम बांटेंगे पदार्थ को, एक भौतिक विधि होगा और दूसरा रासायनिक विधि होगा। भौतिक विधि से बात करूं, भौतिक तरीके से बात करूं तो भौतिक विधि से 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला पदार्थ है ठोस, द्रव,
गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं हैं। बच्चों, भौतिक विधि के आधार पर पदार्थ के टोटल 5 प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें से हम लोग ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, इसके बारे में थोड़ा कम स्टडी किया जाएगा। उसके बाद रासायनिक विधि के आधार पर अगर बांटें तो रासायनिक विधि के आधार पर 2 प्रकार के पदार्थ होंगे: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ को फर्दर हम डिवाइड करते हैं और शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: तत्व और यौगिक। फिर तत्व के फर्दर 3 प्रकार होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। तो दोस्तों, रासायनिक विधि के आधार पर बांट रहे पदार्थों को 2 प्रकार के पदार्थ होंगे: शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 प्रकार हैं: धातु, अधातु और उपधातु। एक एक करके सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। इसके बाद है अशुद्ध पदार्थ। दोस्तों, अशुद्ध पदार्थ को आप मिश्रण भी कह सकते हैं, मिक्सचर। मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होंगे: समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, तो ये तो क्लासिफिकेशन थे दोस्तों। रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर हमने तत्व को यहां पर बांटा है। अब बारी है एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो डिस्कशन होगा वो भौतिक आधार पर होगा। भौतिक आधार के ऊपर हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के कितने प्रकार हैं और उसके बारे में जानेंगे कि प्रकार कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो पदार्थ जो है भौतिक आधार पर वो मेनली 3 प्रकार के हैं। और उसके बाद चौथा है प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम लोग मेनली जो है वो ठोस, द्रव और गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। यहां पर पिक्चर देख रहे हैं, एक बार मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं। ये पिक्चर किस प्रकार का है देखिए। ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ठोस के पार्टिकल्स हैं, ठोस के कण हैं। और ठोस के कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, इनके बीच की दूरी नगण्य है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं दोस्तों। तो ये ठोस के कण हैं। ठोस के कणों का ये पिक्चर देख लीजिए आप लोग, ये ठोस के कण हैं। द्रव के कणों को देखें दोस्तों, ठोस की अपेक्षा जो द्रव के कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ये थोड़े दूर दूर हैं। और जो गैस के कण होते हैं वो तो बिल्कुल आवारा होता है। गैस के कण जो हैं वो लगातार इधर से उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, ये गैस के कण है दोस्तों। ये एक पिक्चर में विजुअलाइज करवा रहा हूं आपको, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस संसार में, हमारी इस पृथ्वी पर जो ठोस हैं, द्रव हैं और गैस हैं, वो सभी तो परमाणु से बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। तो वो जो छोटे छोटे कण हैं वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से ये छोटे छोटे कण होते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जितने भी ठोस हैं उन सभी ठोस की जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। इनके बीच खाली जगह बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, नगण्य होता है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और जो
द्रव है इसके कण ठोस के कणों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस के कण होते हैं ये कण ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। दोस्तों, दरअसल प्रकृति ने ठोस, द्रव और गैस बनाया है, और कणों की जो संरचना दी है, कणों की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार की होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब सोचिए, आप जरा इमेजिन कीजिए, गैस के कण दूर दूर हैं, और गैस के कण दूर दूर हैं तो आप आसानी से चल पा रहे हो। वही द्रव के कण नजदीक हैं, तो वही अगर आपको द्रव में दौड़ा दिया जाए, किसी पानी में चलने को बोला जाए, तो आपका स्पीड कैसा होगा। और अगर कोई ठोस है, दीवार को चीरते हुए बाहर निकलना है, ये इसको चीरते हुए मैं बाहर निकल सकता हूं? नहीं निकल सकता हूं, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम है। तो प्रकृति ने जिस चीज को जैसा बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सबका एक अपना गुण है और उसका एक अपना महत्व है। हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हैं। ठोस, द्रव और गैस के गुणों को समझेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो ठोस होते हैं, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, आइए यहां पर जानते हैं दोस्तों, ठोस के क्या क्या गुण होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ठोस के गुणों में सबसे पहले तो ठोस है क्या, द्रव है क्या, गैस है क्या, ये भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो ठोस है क्या? ठोस के बारे में कहा जाता है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है। कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ठोस के ये कण है दोस्तों, और इनके कण जो है वो बहुत सटे सटे एक दूसरे से काफी नजदीक हैं, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जितनी जितनी ज्यादा दूरियां होंगी प्यार उतना ही कम होता है। तो ठोस के जो कण हैं, ये कण बहुत एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, और नजदीक होते हैं तो कणों के बीच जो प्यार है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर आप कहोगे कि कणों के बीच का आकर्षण बल अत्यधिक होता है। कणों के बीच का आकर्षण बल अत्यधिक होता है। कणों के बीच का आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ठीक है। ओके, तो ये आपके ठोस के जो गुण हैं, ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। कणों के बीच का जो दूरी होता है वो नगण्य होता है। कणों के बीच का आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ठोस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ठोस असंपीड्य होते हैं। आप ठोस को दबा नहीं सकते हो, दबा करके उनका आयतन कम नहीं कर सकते हो। तो ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस कठोर होते हैं दोस्तों, और ठोस में निःसरण गुण और विसरण गुण नहीं पाया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं गैस के कंडीशन में कि ये विसरण गुण क्या होता है और निःसरण गुण क्या होता है। अभी आप बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर गैस के गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जाने की गैस होता क्या है। तो गैस की बात करें तो वैसा पदार्थ जिनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित
होता है उसे गैस कहते हैं। ओ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है दोस्तों। वैसा पदार्थ जिसका वैसा पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? गैस को आप जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन के आयतन का हो जाएगा। गैस का कोई आयतन नहीं होता है। आप 1 लीटर गैस लो और अपने पूरे रूम में छोड़ दो, तो पूरे रूम के आयतन को वो छींक लेगा और रूम का जो आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा। फिर उसी पूरे रूम के गैस को अगर आप किसी सिलेंडर में भर देते हो तो जो सिलेंडर का आयतन होगा वही उस गैस का आयतन होगा। गैस का आयतन कोई नहीं होता है, गैस का आयतन निश्चित होता ही नहीं है। आप जिस बर्तन में रख दोगे उसी बर्तन के आयतन के बराबर होगा। बर्तन का जो आयतन होता है वही गैस का आयतन होता है, इसलिए गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। वहीं दोस्तों आकार की बात करूं तो वैसे तो गैस दिखाई नहीं देता, और इसका आकार कभी देखे हो क्या? कोई आकार नहीं होता है, गैस का कोई आकार होता ही नहीं है। कभी आप देखो कि हाँ गैस जो है वो गोल होगा, सर्कुलर शेप का होगा, गैस जो है वो रेक्टेंगल शेप का होगा, गैस जो है वो आयत के आकार का है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे होगे आप। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। दोस्तों गैस के गुणों को समझते हैं। गैस के गुणों की ओर चलें तो आप जानिए कि गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप ये कह सकते हो गैस के कणों के बीच की दूरी गैस के कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। दोस्तों गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि मैं अपने हाथों को आसानी से चला रहा हूं और ये चल रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है मैं अभी चल रहा हूं और आसानी से, कोई ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से काफी दूर दूर है। यही पानी में चलना पड़े, यही ये जो सॉलिड है दीवार को चीर करके जाना पड़े, संभव ही नहीं है भैया कि दीवार को चीर करके हम जाएं, और चिर नहीं सकते क्योंकि इनके कण बहुत नजदीक नजदीक हैं। लेकिन गैस के कण दूर दूर हैं, और दूर दूर हैं तो हम लोग आसानी से चल पा रहे हैं, और कुछ लोग तो कभी काफी इतरा करके चला करते हैं, वो नहीं चल पाते अगर गैस के कणों के बीच की दूरी अधिक नहीं होती तो गैस के जो कण होते हैं दोस्तों वो बहुत दूर दूर होते हैं। और आवारा मैं इसलिए बोलता हूँ गैस के कणों को, ये हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं, कमांड में नहीं रहते भैया, इधर से उधर भागते रहते हैं, जिधर मन करता है उधर ये लोग भागते रहते हैं। तो गैस के कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, और दोस्तों अगर दूरियां ज्यादा हैं तो आकर्षण बल बहुत कम होंगी। इसलिए कहता हूं कि गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल, गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए देखिए जब भी बात करें तो ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो समझते ही कि क्या होगा, ब्रेकअप निश्चित है, ब्रेकअप होना है। तीसरा, गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है। दोस्तों ये जो होते हैं ना गैस, वो अत्यधिक संपीडीय होते हैं, अत्यधिक संपीडीय होते हैं। अब ये बात मैं बोल रहा हूं अत्यधिक संपीडीय होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप गैस के कणों को दबा सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करके इनका आयतन आप कम कर सकते हैं। देखिए आप लोग जैसे भूसा होता है तो भूसा के ऊपर कूदते हैं, और कूदने पर क्या होता है, भूसा कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होकर के वो बहुत ज़्यादा
उनके कण नज़दीक आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा नज़दीक जब कण आ जाते हैं तो फिर और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते हैं आप। गैस के कण जो हैं ये एक दूसरे से तो बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो इनको आप कंप्रेस करके, दाब डाल करके इनको और नज़दीक ला सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि गैस जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं, इनको संपीड़ित किया जा सकता है और अत्यधिक संपीड्य होते हैं। दोस्तों, गैस के बारे में बात करूं तो गैस का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनके पास निःसरण और विसरण गुण पाया जाता है। निःसरण निःसरण तथा विसरण गुण पाया जाता है। निःसरण तथा विसरण गुण पाया जाता है। अब ये निःसरण और विसरण गुण क्या है ये बात समझिए। आप देखे होंगे कभी कभी आप शरारत में क्या करते होंगे, दोस्त का जो साइकिल है उसको पंक्चर कर देते होंगे, उसका वॉल पिन निकाल देते होंगे। तो गैस जो है, गैस का किसी छोटे से छिद्र से बाहर निकलना निःसरण कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। दोस्तों, बैलून है, बैलून में छोटा सा हॉल कर दीजिए और उस छोटे से छिद्र से गैस बाहर निकलना चालू हो गया। तो छोटे से छिद्र से गैस के बाहर निकालने की ये जो घटना है इसको कहते हैं निःसरण। इस प्रक्रिया को निःसरण आप बोलिएगा। आप निःसरण के जैसे आप बॉडी स्प्रे लगाते होंगे तो बॉडी स्प्रे में भी क्या देखते हैं, एक छोटा सा छिद्र होता है, और जैसे ही दबाते हैं कि छोटा सा छिद्र से गैस बाहर निकलना चालू, तो छोटे से छिद्र से गैस का बाहर निकलना ये प्रक्रिया कहलाती है निःसरण, इफ्यूजन कहलाती है। और सबसे ज्यादा निःसरण का गुण गैस के पास होता है। एगो बोतल में जैसे आप जाते होंगे सैलून में तो वहां पर स्प्रे करता है, पानी का स्प्रे करता है आपके बालों के ऊपर। आप सोचिए, एक बोतल में हम पानी भर दिए, एक बोतल में गैस भरा हुआ है बॉडी स्प्रे वाले, और एक में जो वो पाउडर भरा हुआ है, और जब हम उसको दबाएंगे तो सबसे तेजी के साथ कौन निकलेगा छोटे से हॉल से? सबसे तेजी से निकलेगा गैस। उससे कम धीमा गति होगा द्रव का, और गैस और ठोस का तो गति बहुत ही कम होगा। कह दो कि निःसरण गुण नहीं पाया जाता है ठोस के पास। वहीं दोस्तों, विसरण गुण क्या होता है? तो विसरण गुण होता है कि गैस का दूसरे गैस के साथ मिश्रित होना। जब गैस दूसरे गैस के साथ मिश्रित होती है इसको कहते हैं विसरण गुण, और ये गैस में अधिक पाया जाता है विसरण गुण। देखते नहीं है, जब आप बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो क्या रहता है, गैस से तो रहता है, और गैस जो है वो तेजी से हवा के साथ मिलना चालू हो जाएगा, और आप बैठे हुए हैं कहीं दूर तो आप तक वो हवा जैसी जाएगा तो आपको पता चल जाए कि किसी ने बॉडी स्प्रे लगाया है, सुगंधित पदार्थ लगाया है। हम तो ऐसा करते थे, हम जब बाइक चलाते हैं कभी कभी कुछ ऐसी महिला लोग होती हैं जो शादी विवाह में जा रही होती हैं तो सेंट वेंट लगा करके जा रही होती हैं, तो हम उनके पीछे पीछे जाते हैं। पीछे पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि जो सेंट लगाए हुए हैं, जो बॉडी स्प्रे उन्होंने लगाया है, वो जो है उसका विसरण काफी ज्यादा है। तो जब आगे आगे वो चल रही हैं तो पीछे पीछे पूरा रोड जो है वो सुगंधित हो रहा है। तो भैया हम पीछे पीछे जा रहे हैं, कम से कम सुगंध तो अच्छा आ रहा है। आगे जाएंगे तो गोबर का और पता नहीं क्या क्या चीज का सुगंध मिलेगा, उससे अच्छा है कि पीछे पीछे चलते थे। आपके घर में जब खाना बनता था तो खाना बनने पर देखते होंगे जब वाष्प निकलता है तो आस पड़ोस के पड़ोसी को पता चल रहा है कि चिकन बन रहा है या कोई अच्छा टेस्टी फूड बन रहा है। क्योंकि जब गैस होता है ना, गैस का दूसरे गैस के साथ मिश्रित होना, हवा में मिश्रित होने का गुण जो है वो बहुत तेज होता है, आसानी से ये मिश्रित हो जाती है। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो आपके आस पड़ोस के पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कि खाना आपके घर में कौन सा रखा हुआ है, क्योंकि द्रव का विसरण गुण कम होता है और ठोस का तो निहायत ही कम होता है, नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये निःसरण गुण और विसरण गुण आप समझ गए होंगे। निःसरण गुण का मतलब है एक छोटे से छिद्र से गैस का बाहर निकलना निःसरण कहलाता है। जैसे बॉडी स्प्रे जब लगाते हो, जैसी टिप दबाते हो, जो गैस बाहर निकलती है छोटे से छिद्र से, उस प्रक्रिया को कहते हैं निःसरण। और गैस निकलने के बाद हवाओं के साथ मिश्रित होती हैं, और हवाओं के साथ मिश्रित होने का ये जो गुण है वो कहलाता है विसरण। अब आ जाइए दोस्तों, द्रव के बारे में बात करते हैं।
द्रव को समझते हैं कि द्रव क्या होता है। दोस्तों, द्रव की बात करूं तो इनका गुण ना ठोस और गैस के बिल्कुल बीच पाया जाता है। जैसे इनके कणों के बीच की दूरी की बात करूं, द्रव जो है इनके कणों के बीच की दूरी की बात करूं तो ठोस और द्रव के जो ठोस और गैस के जो कण होते हैं उनकी उनकी अपेक्षा बीच में होते हैं। ठोस के कणों से ज्यादा दूर दूर होते हैं कण और गैस के कणों से थोड़े नजदीक नजदीक होते हैं कण। बीच की स्थिति होती है इनकी। द्रव जो होते हैं, द्रव किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित परंतु परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। देखिए, द्रव का क्या है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। अगर आप 1 लीटर दूध खरीद करके लाए हैं तो उस 1 लीटर दूध को आप रख दीजिए सस्पेन में। तो 1 लीटर दूध, ये आयतन है दूध का, आप उसको सस्पेन में रखे हैं तो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं हो जाएगा। 1 लीटर था, 1 लीटर ही रहेगा। आप उसी को आप एक जग में रख दीजिए, जग के आकार का हो जाएगा, लेकिन आयतन 1 लीटर होगा। आप मग में रख लीजिए, आयतन कितना होगा? 1 लीटर ही होगा। लेकिन जब आप बर्तन बदल रहे हैं, पैकेट में था, पैकेट के आकार का, सस्पेन में रखे, सस्पेन के आकार का, ग्लास में रखे, ग्लास के आकार का, जग में रखे, जग के आकार का, मग में रखे, मग के आकार का। भाई, इसका आयतन ही निश्चित नहीं है, सॉरी आकार निश्चित नहीं है। आप जिस बर्तन में रख रहे हैं उसी बर्तन के आकार का ये बनता जा रहा है। तो द्रव कहते किसको हैं? तो जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वैसे पदार्थों को द्रव कहते हैं। दोस्तों, द्रव के कणों के बीच की जो दूरी होती है वो ठोस और गैस के कणों के बीच पाया जाता है। आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है और गैस से ज्यादा होता है, मतलब बीच की स्थिति है इनकी। संपीडीय होते हैं, बहुत कम संपीडीय होते हैं। निःसरण और विसरण गुण गैस से कम पाया जाता है। तो दोस्तों, भौतिक आधार पर आप यहां पर जान रहे हैं ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। भौतिक विधि पर हम बात करें तो 5 प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये है क्या? अगला जो है प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको भी समझते हैं कि प्लाज्मा अवस्था क्या होता है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या है? जब गैस के परमाणु आयन के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, जो गैस है ना, गैस का जो परमाणु है वो अगर आयन के रूप में पाया जाता है, जब गैस के परमाणु आयन के रूप में पाए जाते हैं उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्लाज्मा अवस्था होता है ना, इसका जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सन का जो कोर है, सन के कोर में प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। या अगर परमाणु है, परमाणु से गैसीय परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बन गया आयन। और जब गैसीय परमाणु आयन के रूप में पाई जाएंगी तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। दोस्तों, ये जो अवस्था होती है इसका तापमान बहुत अधिक होती है। इस अवस्था का तापमान बहुत अधिक होता है। इस अवस्था का तापमान बहुत अधिक होता है। और अगला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में बात करूं तो पदार्थ की वह अवस्था है
पदार्थ की वह अवस्था है जिसका तापमान बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। देखिए प्लाज्मा अवस्था जो है इसका तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, सोच सकते हैं सन के कोर में पाया जाता है। वहीं जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है इसकी अवस्था जो है वो बहुत कम पाई जाती, इसकी जो तापमान है वो बहुत 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 कम पाया जाता है। आप कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान, यह तापमान पाया जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का। अवस्था देखने में कैसी लगती है? तो जैसे कप होते हैं ना, तो कप का जैसा होता है स्टेट, बिल्कुल वैसा स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का होता है। खुशी की बात यह है कि पहली बार मतलब कि जब पढ़िएगा ना तो बहुत कम ऐसा चांस आएगा कि हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम आ जाए, लेकिन यहां पर आ रहा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोनों ने मिलकर के, बोस ने भी काम किया था इस अवस्था पर, आइंस्टीन ने भी काम किया था, इसलिए दोस्तों इस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर भौतिक आधार पर ठोस के जो 5 प्रकार हैं, पदार्थ के जो 5 प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में ब्रीफली और बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि ये होता क्या है। मैं फिर से एक बार बोल दूं यार, ये प्लाज्मा अवस्था जो है ना, जब जब कोई गैसीय परमाणु आयन के रूप में पाई जाएंगी तो आप इसको प्लाज्मा अवस्था बोल दीजिए। इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। वही जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है बिल्कुल कफ की तरह आपको देखने में मिलेगा, और यह जो पदार्थ की अवस्था है इसका तापमान बहुत 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 कम पाया जाता है। दोस्तों इन दोनों अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है। वैसे आज पदार्थ की और भी अवस्थाएं आ गई, बहुत सारी अवस्थाएं आ चुकी हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को ठोस, द्रव और गैस ही पढ़ना होता है जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। तो आरंभ बैच का ये पहला लेक्चर था। मिलेंगे आपसे बच्चों फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।